गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अर्थात अंतःपर्दवी जालिका के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। बहुत कुछ समझने वाले हैं आज की इस क्लास में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, डायग्राम की सहायता से समझने वाले हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, डायग्राम की सहायता से समझने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको इस वीडियो को देखने के बाद में। ओके, हेडिंग लगा लीजिए भैया। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में लिखा जाता है अंतःपर्दवी जालिका। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाता है भैया E और R। तो जब भी मैं ER का नाम लो तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात अंतःपर्दवी जालिका। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस ER की खोज किसने की, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, इस अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने की। तो अगर भैया आपसे खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है पोर्टर। बाहर बरसात और हवा आ रही है बहुत तेज तेज, लाइट कभी भी जा सकती है कि नहीं है। वैसे आपको वीडियो तो पूरी मिलेगी, है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, आपको थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, तो भैया पोर्टर ने की थी। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। मैंने आपको बताया था संसार में जितने भी जीव है सभी जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या और ये यूकैरियोटिक कोशिका है क्या। तो भैया प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उन प्रोकैरियोटिक सेल में भैया याद रखना ये जो ER होता है ये नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये ER पाया जाता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो वहां पर आपको राइट आंसर करके आना है यूकैरियोटिक सेल में, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि भैया ये कोशिका में, आप सभी को पता है ये एक सेल ऑर्गेनेलिज है। ये क्या है भैया? ये एक सेल ऑर्गेनेलिज है, ये कोशिकांग है, अर्थात कोशिका का अंग है। बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जैसे कि आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज। ये सभी सेल ऑर्गेनेलिज है, ये सभी सेल ऑर्गेनेलिज है, ये सभी कोशिकांग है। वैसे ही भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, अर्थात अंतःपर्दवी जालिका भी, अर्थात ER भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेलिज है, एक कोशिकांग है। आइए डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक एनिमल सेल का डायग्राम बना रहा हूँ, तो समझ लेना। ये क्या है? ये एक एनिमल सेल है। ये क्या है भैया? एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है भैया सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली होता है। इतनी बात क्लियर है। इसके बीचों बीच में क्या होता है? इसके बीचों बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये क्या है? तो ये है भैया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब समझते हो आप? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक है। इतनी बात क्लियर है। और केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली का एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। भाई केंद्रक को सुरक्षा प्रदान कर रही है तो केंद्रक झिल्ली हो गई। भाई इस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है जो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती है, वो होती है केंद्रक झिल्ली। इतनी बात क्लियर है। अब कोशिका झिल्ली के बीच में और इस केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जेली के समान गाढ़ा गाढ़ा सा, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है भैया साइटोप्लाज्म। जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इसी कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित होता है? आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? अभी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन केवल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं पाया जाता। इस साइटोप्लाज्म में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, माइक्रोबॉडीज पाया जाता है। ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज इसी कोशिका द्रव्य में इसी साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ईआर की लोकेशन क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ उपस्थित होता है, तो ये उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म। आइए अब बात आती है कि भैया ये ईआर होता क्या है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझना भैया, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन कह सकते हो। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है भैया जाल। तो आपकी कोशिका के अंदर, आपकी कोशिका के इनसाइड यानी कि अंदर क्या पाया जाता है? एक जाल पाया जाता है। जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके से बहुत सारी मेम्ब्रेन यानी कि बहुत सारी झिल्लियों का एक जाल पाया जाता है, वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्ट कि हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारी झिल्लियों का जाल होता है, उस झिल्लियों के जाल को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आप तो बस इतना याद कर लीजिए कि हमारी कोशिका के अंदर क्या होता है? बहुत सारी झिल्लियों का जाल होता है। क्या होता है भैया? बहुत सारी झिल्लियों का जाल होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मैंने क्या कहा? आपकी कोशिका के अंदर बहुत सारी झिल्लियों का जाल होता है, जिसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब वो झिल्लियों का जाल कहाँ उपस्थित होता है, तो मैं इन्हें मिटा देता हूं भैया। ये सब साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो द्रव हो गया आपका साइटोप्लाज्म, जेली जैसा गाढ़ा सा द्रव। ये न्यूक्लियस है है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब बात आती है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि आपकी कोशिका के अंदर बहुत सारी झिल्लियों का एक जाल होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। वो जाल आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, वो जाल आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है भैया। भाई वो जाल आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, वो जाल आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से ही इस तरफ होता है, यानी कि केंद्र के जस्ट पास में होता है। भाई ये केंद्र के कहाँ पे होता है? जस्ट पास में होता है। केंद्र के कहाँ होता है? जस्ट पास में होता है। कुछ इस तरीके से केंद्र के जस्ट पास में एक झिल्लियों का जाल होता है, बहुत सारा झिल्लियों का एक नेटवर्क होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? यही है भैया हमारा ईआर। ये क्या है? ईआर है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई यहाँ तक आपको? ओके भैया, मिटा दो इसको। ओके,
अब ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा है कि भैया ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। ये पहला प्रकार है भैया आपकी ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कौन सा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे लिख देता हूँ, ER लिख देता हूँ मैं, तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। मैंने आपसे क्या कहा? ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका। कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका वह जालिका होती है जिस पर क्या बिखरे हुए रहते हैं? जिस पर राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। मान लीजिए भैया ये आपका एक नेटवर्क है और इस जाल पर, इस झिल्लियों के इस जाल पर क्या बिखरे हुए हैं? इस झिल्लियों के जाल पर बिखरा हुआ है भैया राइबोसोम। क्या बिखरा हुआ है? राइबोसोम के से छोटे छोटे आपको कण दिखाई देते हैं। ये राइबोसोम बिखरा हुआ है भैया, इसलिए इसे क्या कहा? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहा। लेकिन चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये नेटवर्क आपको कुछ इस तरीके से ही दिखाई देता। इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस पर भैया राइबोसोम के कण मौजूद नहीं होते। एक बार NDA के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाता? तो किस प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाता भैया? इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी जो अंतःपर्दवी जालिका है, इस पर राइबोसोम के कोई भी कण मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है, उस पर भैया क्या होता है? उस पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, इसलिए इसे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहा। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं है? देखा है? बिल्कुल, अगर उसका सिर साफ है तो आप इसे हाथ फेर के देखना, बिल्कुल आपको स्मूथ दिखाई देगा, वो बिल्कुल चिकना दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे उसके छोटे छोटे से बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर एक बार दोबारा से फेर के देखना, आपको भैया खुरदरा खुरदा सा महसूस होगा, क्योंकि उस पर बाल आ जाते हैं छोटे छोटे से। वैसे ही ये जो झिल्लियों का जाल है, इस झिल्लियों के जाल पर भैया राइबोसोम के छोटे छोटे कण पड़े रहते हैं, तब भैया इसे कहा जाता है खुरदरा अंतःपर्दवी जालिका। अरे भैया पहले चिकना था, बिल्कुल इस तरीके से था, अब इस पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण आ गए, तो भैया ये खुरदरा हुआ या नहीं हुआ? आ गए ना, तो इसलिए इसे खुरदरा अंतःपर्दवी जालिका कहा। और ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ये बिल्कुल चिकना होता है, इस पर कोई भी राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, इसलिए इसे चिकना अंतःपर्दवी या चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो भैया जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है भैया, इसका क्या काम होता है? प्रोटीन मेकिंग, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना, वह सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन के निर्माण में व प्रोटीन के संश्लेषण में कौन हेल्प करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, भाई जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका जो आपको दिखाई दे रही है, इसका काम क्या है? अब इस पर राइबोसोम के कण तो नहीं पाए जाते, तो ये प्रोटीन तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा? ये जो लिपिड्स होती है, जो वसा होती है, उसके सिंथेसिस में सहायक होता है, उसके सिंथेसिस में सहायक होता है। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे वाले बच्चों के लिए अब जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि पिछली बार रेलवे में इस लाइन को ना जाने कितनी बार आपसे आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में बार बार पूछा गया है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है भैया, मैं आपको लाइन बता देता हूँ। वो लाइन है भैया, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ,
विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभावों को कम करना। लिख ले भैया आप, मैं लिखवा देता हूँ आपको दिखेगा नहीं। जहरीले प्रभाव को कम करना, प्रभाव को कम करना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या है? जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं और जो औषधियाँ होती है, उनके जहरीले प्रभाव को कम करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाली का एक कार्य होता है। या तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो विषाक्त पदार्थ है और जो औषधियाँ है, उनके जहरीले प्रभाव को कम करने का कार्य कौन सा सेल ऑर्गेनेज करता है? तो उसमें आपको राइट आंसर करके आना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ऑप्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो फिर आपको करके आना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आप केंद्रक देख रहे हो ना, ये वाला केंद्रक, तो इस केंद्रक के जस्ट पास वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो जाल है, जो झिल्लियों का जाल है, ये जस्ट पास वाला, तो इस पर राइबोसोम के कण बिखरे हुए रहते हैं। ये जस्ट पास वाला है जो भैया, इस पर राइबोसोम के कण बिखरे हुए रहते हैं। जस्ट पास वाला जो है, तो जस्ट पास वाला जो होगा वो तो हो जाएगा भैया क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूर वाला है भैया, जो दूर वाला है वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं आया समझ में? अब आएगा समझ में। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? ओके भैया। केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के पास में जो पाए जाने वाला अंतःप्रद्रव्य जालिका है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के पास में पाए जाने वाले जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, वो है भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भैया केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के पास उपस्थित होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये केंद्रक और केंद्रक झिल्ली है। इसके पास का जो झिल्लियों का जाल है, उस पर मैंने राइबोसोम के छोटे छोटे कण यहाँ पर मैंने लगाए। क्यों लगाया है? क्योंकि ये केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के पास उपस्थित होती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये कहाँ उपस्थित होती है, तो ये भैया केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के पास उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जाए, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ उपस्थित होती है, तो ये भैया उपस्थित होती है आपकी कोशिका झिल्ली के पास। कहाँ पे? कोशिका झिल्ली के पास, कोशिका झिल्ली के पास। अब यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि ये केंद्रक झिल्ली, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये केंद्रक और केंद्रक झिल्ली से दूर, अरे भाई केंद्रक और केंद्रक झिल्ली से दूर हो गया, और ये भैया कोशिका झिल्ली है, इसके पास उपस्थित होती है। या फिर आप लिख सकते हो कि केंद्रक व केंद्रक झिल्ली से दूर उपस्थित होती है। कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या लिख सकते हो कि यह केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के पास, और भैया जो कोशिका झिल्ली है उससे दूर उपस्थित होती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया आप सभी को पता है, न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है, कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी कोशिका को कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो केंद्रक के पास जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा स्थायी होगा भैया, उस पर केंद्रक ज्यादा पकड़ बनाया, उस पर केंद्रक जो होता है वो ज्यादा पकड़ बना सकता है, उस पर वो ज्यादा काम करवा सकता है। तो भैया जो केंद्रक के पास होगा वो ज्यादा स्थायी होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये अधिक स्थायी होता है, ये अधिक स्थायी होता है, और जो केंद्रक से दूर होता है वो कम स्थायी होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया, ये कम स्थायी होता है। इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। बोलो भैया, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका समाप्त हो चुका है, अंतःपद्रव्य जालिका आपकी समाप्त हो चुकी है। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार पढ़ाए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका, यानी कि स्मूथ को क्या कहा जाता है, चिकनी, और एक पढ़ाया है मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका। दोनों खाओं पर स्थित होते हैं, इनके कार्य क्या है मैंने आपको सारी चीज़ बताई है, कौन ज़्यादा स्थायी होती है, कौन कम स्थायी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है नहीं पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। उस बैच में मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं अब तक आपको 6 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। कोशिका वाले चैप्टर लगभग वो कंप्लीट है, एक क्लास और बची हुई है, उसके बाद में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल, ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन 6 चैप्टरों के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। और अभी भी धीरे धीरे जब तक आपकी रेलवे की एग्जाम होगी उससे पहले भैया हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ, सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूँ। और एक खासियत और उस बैच की, उसमें मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरपीएफ, एसएससी, इन सभी के मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, ये और खासियत है, प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाया जाता है। इसलिए उस बैच को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे से क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे आपको आपके एग्जाम हॉल में फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरीके से ये भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी मैं आपको शाम को 6 बजे डालता हूँ, तो उनका आंसर भी आप दीजिए। इतनी बात क्लियर है। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत खतरनाक तूफान आ रहा है, बरसात भी आ रही है, हवा भी आ रही है। जयपुर में माहौल आज तो खतरनाक है। सुबह की गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, अब जाके थोड़ी ठंडक मिली है, लेकिन मैं तो रूम के अंदर हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं भी रूम खोल करके बाहर जाने वाला हूँ। बरसात तो आ रही है और थोड़ी बहुत ठंडी हवा तो खानी है मुझे भी। आप देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से गर्मी है यार, यहाँ पर चेहरे पे पसीना ही पसीना हो रहा है। ठीक है भाई, ये सारी जानकारी समझ में आ गई। ये सेल ऑर्गेनेलिज्म हमने अच्छे से पढ़ लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो कोई सी भी एग्जाम उठा करके देख लेना, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से ही आया होगा, उससे बाहर नहीं आया होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।